ओके, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? तो देखो, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, तो लास्ट क्लास में हमने नेटवर्क लेयर के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। और जब भी मैं नेटवर्क लेयर की बात करता हूं, तो हमने नेटवर्क लेयर के रूप में लास्ट क्लास में हमने नेटवर्क लेयर में आईपी जो हेडर हैं, उस आईपी हेडर के बारे में, आईपी हेडर में जितनी भी आपकी फील्ड्स होती है, वो सारी की सारी फील्ड्स के बारे में हमने चर्चा स्टार्ट की थी। और यहाँ पे हमने आईपी हेडर को ड्रॉ किया था। तो ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, आईपी हेडर को हमने ड्रॉ कर लिया था लास्ट क्लास में। और यहाँ पे समझ लिया था कि जो आपका आईपी हेडर होता है, वो आपका आईपी हेडर के अंदर आपकी ये जो आपकी फील्ड्स होती है सारी कंपलसरी फील्ड्स होती हैं। और उसके अलावा आपके ऑप्शनल और पैडिंग बाइट्स के रूप में यहाँ पे आपके 40 बाइट रिजर्व होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी 40 बाइट रिजर्व की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपके ऑप्शनल पैडिंग बाइट्स के रूप में 40 बाइट रिजर्व है, तो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए होते हैं। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं कि जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं, ये सारी की सारी फील्ड्स के बारे में चर्चा करने वाले, भाई कौन सी फील्ड्स के द्वारा क्या टास्क परफॉर्म की जाती है। तो जब भी हम हेडर की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आपके पास ओरिजिनल डेटा है, आपके पास ओरिजिनल डेटा है, आपके पास पेलोड है। तो पेलोड के अलावा, या मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल डेटा के अलावा, हमें उस डेटा को भेजने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो यहाँ पे डेटा को भेजने के लिए ये जो आपका हेडर है, ये आपकी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी मैं नेटवर्क लेयर में आईपी हेडर की जब भी मैं चर्चा करता हूँ, तो हमें पता है कि यहाँ पे आपका एक सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी होता है। और सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के रूप में हम यहाँ पे यूज करते हैं 32 बिट्स, इसका मतलब IPv4 हेडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारी की सारी फील्ड्स के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आईपी हेडर में वर्जन क्या होता है। तो देखो पॉइंट समझो, जो पहला सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईपी हेडर में, पहला हमारा आता है वर्जन। तो देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में जब मैं वर्जन की बात करता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में वर्जन की बात, जब भी मैं वर्जन की कहानी की बात करता हूँ, तो हमारे पास में दो टाइप की वर्जन की बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं IPv4 और एक बात करते हैं आपकी आईपी के दो वर्जन है IPv6। देखो IPv4 और IPv6, तो IPv4 के लिए जो स्टार्टिंग के जो 4 बिट्स है ना, वो आपको मिलने वाले 0 1 0 0, ये तो आपको IPv4 के लिए मिलने वाले हैं। और IPv6 के लिए क्या मिलने वाले 0 1 1 0, ये आपको IPv6 के मिलने वाले। डन ना। जब भी मैं यहाँ पे वर्जन की बात करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास में IPv4 हेडर की बात कर रहे हैं हम। और IPv4 हेडर के अंदर हम जो वर्जन की बात करेंगे, तो हमेशा आपको 4 बिट के रूप में आपको 0 1 0 0, ये आपको ये 4 बिट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, वर्जन में अगर इनके अलावा अगर कोई बिट्स होता है, तो वो आपका इनवैलिड हेडर बन जाएगा। तो IP वर्जन 4 के लिए आपका ऊपर वाला, वर्जन 6 नीचे वाला। तो यहाँ पे वर्जन 4 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ये 0 1 0 0, तो फर्स्ट के 4 बिट्स आपको फिक्स मिलने वाले हैं 0 1 0 0, ये आपके वर्जन को बताते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो स्टार्टिंग के 4 बिट्स, स्टार्टिंग के 4 बिट्स, स्टार्टिंग के 4 बिट्स, या आप लिख सकते हो स्टार्टिंग के 4 बिट्स वर्जन को आइडेंटिफाई करते हैं, वर्जन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां मैं कह रहा हूं कि आपके वर्जन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वर्जन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टार्टिंग के 4 बिट्स यूज करते हैं। और स्टार्टिंग 4 बिट्स के रूप में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इन ये आपके 2 बिट्स के रूप में, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग 4 बिट्स के रूप में हम यहाँ पे 2 ही वैल्यू यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपका पहला आपका क्या था, स्टार्टिंग के 4 बिट्स थे, वर्जन को बताते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है, तो नेक्स्ट हम कहते हैं, नेक्स्ट आपका आता है हेडर लेंथ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हेडर की लेंथ। अब देखो यहाँ पे जब हेडर की लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे हेडर की लेंथ, यहाँ पर पास क्या होता है हेडर लेंथ। अब मैं जब हेडर लेंथ की बात करता हूं, तो यहाँ पे पॉइंट समझना कि यहाँ पे हम हेडर लेंथ की जब भी बात करते हैं, तो यहाँ पे हेडर लेंथ के रूप में आपके 4 बिट्स रिजर्व होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि भाई आपके नेक्स्ट जो 4 बिट है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो 4 बिट्स है, नेक्स्ट 4 बिट्स हेडर की लेंथ, हेडर की साइज, हेडर की साइज को आइडेंटिफाई करते हैं, हेडर की साइज को आइडेंटिफाई करते हैं, साइज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो यहां पे मैं कह रहा हूं कि भी आपकी जो हेडर की साइज है ना, हेडर की साइज आपकी क्या है, डायनेमिक है। भाई आपको पता है कि हेडर आपका डायनेमिक हेडर है, तो यहाँ पे आपका हेडर आपके 20 से 60 बाइट के बीच वेरी करता है। अब जब 20 से 60 बाइट के बीच जब हेडर की वेरिएबल के मतलब हेडर की साइज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में 4 बिट के रूप में आपकी हेडर की साइज आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। अब यहाँ पे 4 बिट के रूप में जब हेडर की साइज आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे समझो कंसेप्ट की हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। भाई आपके 4 बिट्स के रूप में यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, तो देखो हम बात करते हैं 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन की।
तो भी 4 बिट्स की सहायता से जो कॉम्बिनेशन बनते हैं कौन से बनते हैं भाई, आपके सारे के सारे 0, फिर आपके क्या 0 0 0 1, फिर आप क्या 0 0 1 0, फिर आप क्या 0 0 1 1, फिर आपका 0 1 0 0, फिर आपका 0 1 0 1, फिर आपका 0 1 1 0। इस टाइप से आपके लास्ट में क्या हो जाएंगे, लास्ट में सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके 1 हो जाएंगे। तो देखो ये आपके 4 बिट्स की सहायता से हम टोटल कितने 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब आपको ये तो 16 कॉम्बिनेशन है, तो आपको 4 बिट्स के रूप में इस टाइप से आपको 16 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। अब 16 कॉम्बिनेशन के बेस पे यहाँ पे हम हेडर की एक्चुअल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे भी, हमें तो हमारा मेन टारगेट है हेडर की लेंथ कैलकुलेट करना, और हेडर की जो लेंथ होती है वो बाइट्स में होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो हेडर की लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान ना जब भी मैं हेडर की लेंथ की कैलकुलेट करने की बात करता हूँ तो हेडर की लेंथ कैसे होती है यहाँ पे बाइट्स में होती है, ठीक है। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपके हेडर को आपके क्या करना है, हेडर की लेंथ कैलकुलेट करना है, और हेडर की लेंथ क्या होगी बाइट्स में होगी। तो यहाँ पे जब हेडर की लेंथ आप बाइट्स में कैलकुलेट करते हो तो ये आपके 4 बिट्स आपको गिवन है, तो इनसे हम हेडर की लेंथ निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे हम हेडर की लेंथ निकालना सीखेंगे। तो समझो देखो आपको करना क्या है कि जो भी आपके सामने यहाँ पे हेडर की लेंथ के रूप में जो बिट्स गिवन होते हैं उनको आपको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपका एक्चुअल हेडर निकल के आता है। तो यहाँ पे करूंगा क्या, मैं इनको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं उसका भी रीजन है, तो मैं बताऊंगा आपको 4 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। हम क्या करेंगे एक्चुअल हेडर निकालने में क्या करेंगे, हेडर की लेंथ को जो आपको बिट्स में गिवन है उसको किससे करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है और एक्चुअल हेडर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ध्यान रखना यहाँ पे आपके बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में आपके क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करूंगा किस टाइप से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा डेप्थ लेवल का क्वेश्चन था बट हाँ आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से आंसर उसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो देखो जब मैं कह रहा हूँ कि अब हेडर की आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो मैंने क्या किया भाई, जो भी आपके बाइनरी बिट्स थे उस बाइनरी बिट्स को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, हम 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने पहले जो बाइनरी बिट्स उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे 0 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपका 8। फिर क्या किया 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12। फिर क्या किया 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा आपका 16। फिर क्या किया 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 20। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ जाएगा 24। और इस टाइप से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आपका 4 1 है, 4 1 का मतलब होता है 15। तो 15 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। अब देखो अब यहाँ पे समझो कि आपके जो हेडर की लेंथ है ये आपकी एक्चुअल हेडर की लेंथ आई है। अब एक एक्चुअल हेडर की लेंथ में यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर माइंड यूज करोगे तो यहाँ पे हेडर की क्या ऊपर के आपके 1 2 3 4 5 क्या यहां तक, क्या ये आपकी हेडर की लेंथ पॉसिबल है, क्या यहां तक आपकी हेडर की लेंथ पॉसिबल है, क्या आपकी हेडर की लेंथ 0 हो सकती है, क्या आपकी हेडर लेंथ 4 हो सकती है, क्या आपकी हेडर लेंथ 8 हो सकती है, क्या आपकी हेडर लेंथ 12 हो सकती है, क्या आपकी हेडर लेंथ 16 हो सकती है, नहीं, ये आपकी हेडर लेंथ हो ही नहीं सकती। तो जब ये आपकी हेडर लेंथ नहीं हो सकती तो इसको हम बोलते हैं इनवैलिड हेडर। तो देखो ध्यान रखना स्टार्टिंग के जो आपके ये आपके 1 2 3 4 5 जो स्टार्टिंग की जो आपके 5 जो हेडर की लेंथ होती है वो सारे के सारे आप क्या होते हैं, ये आपके होते हैं इनवैलिड हेडर। क्या बोलते हैं इनको, इनवैलिड हेडर, इनवैलिड हेडर। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पॉसिबल ही नहीं है, ये हेडर की लेंथ हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इनवैलिड हेडर है। और यहाँ से आपके ये जो यहाँ से आपके हेडर स्टार्ट होते हैं तो आपका हेडर की साइज आपके 20 से 60 देखो उदाहरण 20 का मतलब 20 बाइट। तो आपके ये सारे के सारे क्या है, ये आपके वैलिड हेडर है, ये आपके क्या है, ये आपके वैलिड हेडर है, वैलिड हेडर। अब देखो जब हेडर लेंथ के रूप में अगर आपको 40 फिर आपको 301 फिर आपको 0010 फिर आपको 0011 फिर आपको 0100 अगर ये आपके ऊपर वाले आपके ये अगर आपको डिजिट्स मिलते हैं, ये आपको बिट्स अगर आपको हेडर लेंथ के रूप में अगर कहीं पे आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका इनवैलिड हेडर है, वो हेडर पॉसिबल है ही नहीं, वो हेडर हो ही नहीं सकता। और आपके जस्ट आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में यहीं से आपके क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपके स्टार्टिंग के 8 बिट्स आपको गिवन थे और 8 बिट्स में पूछा गया था कि यहाँ पे रिसीवर के द्वारा उस पर्टिकुलर पैकेट्स का क्या किया जाएगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पे आंसर ये था कि रिसीवर उस पैकेट को रिजेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि वो हेडर ही पॉसिबल नहीं था। ठीक है, वो अभी बताऊं, क्वेश्चन बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि हेडर लेंथ हमारे पास में क्या होती है भाई, यहाँ पे बिट्स की फॉर्मेट की बात कर रहे हैं और बिट्स के रूप में बात की कि सारे के सारे हमने कॉम्बिनेशन की बात की। अब इन कॉम्बिनेशन में हमने बात की कि आपके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक। इसका मतलब होता है आपका हेडर 20 बाइट से 60 बाइट के बीच वेरी कर सकता है। तो ऊपर के आपके कुछ एक आपके डिजिट्स होते हैं वो आपके इनवैलिड हेडर कहलाते हैं, ठीक है। तो ऊपर कुछ डिजिट आपके इनवैलिड हेडर है, उसके बाद आपके क्या होते हैं, वैलिड हेडर चलते हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से क्विक नोट डाउन कीजिए। अच्छा, इसके साथ एक पॉइंट आपको और भी बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है आपको हेडरलाइन डायरेक्ट दे देता है, जिसका सपोज आपको हेडलाइन डायरेक्ट दे दी गई, जैसे आपको दे दिया गया कि कई बार क्वेश्चन में इस टाइप देता है कि हेडर लेंथ आपको बाइनरी बिट्स में दे देते हैं, ऐसे देता है व्हेन हेडर लेंथ या फिर आपसे देता है हेडर बिट्स, व्हेन हेडर बिट्स आर 1010, देन what is the actual size of header, what is the actual size of header। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे हेडर की एक्चुअल साइज क्या होगी। देखो यहाँ पे हेडर की लेंथ दे रखी है आपसे और हेडर की आपसे एक्चुअल साइज पूछ ली गई है, ठीक है। तो आपके सामने हेडर की लेंथ है और यहाँ पे आपके हेडर की एक्चुअल साइज पूछी है। अब देखो, अब बहुत इजी सा कंसेप्ट है यहाँ पे, जस्ट आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि ऑप्शन ए दे रखा है आपको 32 बिट्स। अच्छा, ऑप्शन बी दे रखा है यहाँ पे आपको 36 बिट्स, सॉरी बाइट्स दे रखा, बिट्स नहीं बाइट्स, 32 बाइट्स, 36 बाइट्स। ऑप्शन सी दे रखा है आपको 40 बाइट्स। ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पे आपको 44 बाइट्स। अब सपोज करो आपसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन बनता है आपके, जहाँ पे आपको हेडर की लेंथ यहाँ पे आपको बाइनरी फॉर्मेट दे रखी है और आपसे एक्चुअल हेडर की साइज पूछिए। तो जस्ट आपको इतना सा करना है, यहाँ पे जो भी आपकी हेडर की लेंथ है, भैया आपकी जो भी हेडर की लेंथ है, तो यहाँ पे हेडर की लेंथ को आप क्या करना है, जैसे 1011, इसको क्या करना है आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 1011 का अगर डेसिमल की बात करेंगे तो कितनी वैल्यू होती है, 10। मतलब यहाँ पे कैसे होगी, 1 2 4 8, 8 और 2 10। तो यहाँ पे हम करेंगे 10 और 10 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, हमें एक्चुअल हेडर निकालने के लिए पता है आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है कि आपकी जो आपकी एक फील्ड की बात करते हैं ना, उसमें आपके 4 बाइट्स वैल्यू अवेलेबल होती है, ठीक है। प्रत्येक फील्ड में 4 बाइट्स वैल्यू अवेलेबल होती है और मिनिमम आपकी कितनी होती है, 5 फील्ड होती है। ये आपको अभी बताऊंगा जस्ट। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 बाइट्स, क्या हो जाएगा 40 बाइट्स। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हेडर की साइज है ना वो आपको बिट्स में दे दी जाती है और उसके बेस पे आपको एक्चुअल हेडर पूछा जाता है। तो ना जब भी हम बिट्स में हेडर की साइज को देखते हैं तो उसके बाद एक्चुअल हेडर निकालने के लिए जस्ट आपको इतना सा करना है कि उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते क्यों है, उसका रीजन समझो। देखो क्यों करते हैं, ये भी अच्छा कंसेप्ट है, क्यों करते हैं। जब मैं कह रहा हूँ भाई आपके सामने यहाँ पे जब भी मैं आईपी हेडर की बात करता हूँ तो देखो आईपी हेडर के रूप में हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, देखो टोटल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके टोटल यहाँ पे आपके 5 और 5 को हर एक फील्ड में कितनी है, 32 बिट्स हैं। अब देखो हर एक फील्ड में 32 बिट्स हैं, इसका मतलब है कि हर एक फील्ड्स में आपके 4 बाइट्स हैं और मिनिमम आपके 5 फील्ड्स हैं। तो 4 × 5, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके हेडर मिनिमम आपके पास में 5 फील्ड होनी चाहिए, हर एक फील्ड में 4 बाइट होनी चाहिए। इसका मतलब 20 बाइट का हेडर तो आपके पास होना ही होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हमारे पास में रीजन है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मिनिमम आपके पास मिनिमम 5 फील्ड और हर एक फील्ड में 4 बाइट होनी चाहिए, तब आपका हेडर जाके बनेगा 20 बाइट का। इससे ऊपर के जो हेडर बनते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इनवैलिड हेडर होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, इनवैलिड। जल्दी से क्यों की ड्रॉ कीजिए, अच्छा कंसेप्ट है हेडर लेंथ का, एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है आपका। तो फास्ट एक बार नोट डाउन कीजिए इसे।
तो यहाँ पे जस्ट हमें इतना सा ध्यान रखना है कि जो हेडर है हेडर की लेंथ के रूप में, देखो यहाँ पे आपके पास में जो आईपी हेडर में जब हम जो हेडर लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे बिट्स के फॉर्मेट मिलेंगे आपको, ठीक है, हेडर लेंथ आपके बिट्स में मिलेंगे। तो बिट्स की फॉर्मेट से एक्चुअल हेडर निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल हेडर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और इसी के बेस पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर कोई भी अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन बनता है भी, आपको हेडर लेंथ के रूप में अगर आपको बिट्स दे दिए जाते हैं और आपसे एक्चुअल हेडर पूछा जाता है, तो आप आसानी से उस एक्चुअल हेडर को निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखो एक बार मैं आपको क्वेश्चन की चर्चा कर लेता हूँ। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन को मैं उसी फॉर्मेट में लिख के मैं आपको बेसिक बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछा गया था इफ स्टार्टिंग 8 bits of IP packet is, if starting 8 bits of IP packets is 0 1 00 00 10, ठीक है, then what is the receiver done by that packet, मतलब ऐसा पूछा गया था कि आपके स्टार्टिंग के 8 बिट्स आपको गिवन थे और आपसे पूछा गया था कि रिसीवर के द्वारा उस पैकेट्स में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। तो रिसीवर परफॉर्म एक्टिविटी, ठीक है, तो यहाँ पे रिसीवर के द्वारा उस पैकेट्स के साथ क्या किया जाएगा, इस टाइप से पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं मतलब बेसिक आपको मैंने आइडिया बता दिया यहाँ पे आपको। तो उसमें क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट पैकेट को एक्सेप्ट किया जाएगा, साथ में यहाँ पे रिजेक्ट पैकेट, साथ में जैसे आपके ऑप्शन सक्सेसफुल डिलीवर, साथ में कर रहा हूं नन ऑफ द अबव। अब देखो आपको गिवन क्या है, आपको स्टार्टिंग के 8 बिट्स दे रखे हैं। देखो स्टार्टिंग के 8 बिट्स आपको गिवन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग 8 बिट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब स्टार्टिंग 8 बिट्स में हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें पता है कि स्टार्टिंग के जो 4 बिट्स होते हैं वर्जन के लिए होते हैं और आगे के जो 4 बिट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो आपके हेडर लेंथ के लिए होते हैं। तो देखो आपके 4 बिट्स यहाँ पे 0 1 00, तो ये तो वर्जन को बता रहे हैं और आगे के जो 4 बिट्स हैं वो क्या बता रहे हैं, हेडर की लेंथ को बता रहे हैं। तो देखो ये तो आपके किसके लिए है, ये तो वर्जन के लिए, ठीक है, और ये क्या है, हेडर की लेंथ के लिए। अब देखो यहां से अगर वर्जन की बात करें तो वर्जन तो कौन सा हो जाएगा, IPv4 हो जाएगा भी, सही बात है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये राइट है। वर्जन बिट्स आपके किसी टाइप का कोई वर्जन बिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हेडर लेंथ आपको बाइनरी में गिवन है, तो हेडर लेंथ आप क्या करोगे, इसको डेसिमल कन्वर्ट करके इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। देखो यहाँ पे क्या है 2 और 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे में 4। अब जब मैं 2 को मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 8 बाइट्स। अब बात है यहाँ पे आंसर आपका 8 बाइट्स, तो क्या 8 बाइट का हेडर हो सकता है क्या, समझो देखो यहाँ पे क्या 8 बाइट का हेडर हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है। और जब 8 बाइट का हेडर हो ही नहीं सकता तो रिसीवर द्वारा क्या कर जाएगा, रिसीवर क्या करेगा, उस पैकेट क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 में आपके यहाँ से क्वेश्चन बना था धरना। बहुत बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो पेपर हुआ था, आपको पता है राजस्थान बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर का जो लेवल था वो बहुत एक हाई लेवल था।
टोटल आपके 10,000 सीट थी, जिसमें से आपके 6,000 सीट फिल हो पाई। इसका मतलब है कि आपके डिजर्व कैंडिडेट नहीं मिले, योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, 40% क्वालिफाई मार्क्स नहीं आए। और उसमें 40% क्वालिफाई मार्क्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कितने डेप्थ लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये क्वेश्चन पुट किया गया था कि आपके स्टार्टिंग के 4 बिट्स आपको गिवन थे, और स्टार्टिंग 4 बिट्स देके स्टार्टिंग के 8 बिट्स आपको दे रखे थे, और स्टार्टिंग 8 बिट्स देके आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे रिसीवर के द्वारा उस पैकेट का क्या किया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो हेडर की लेंथ है वो आपका इनवैलिड हेडर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका इनवैलिड हेडर है ना, ये आपका कैसा है, ये आपका इनवैलिड हेडर है। तो मैं अब बात कर रहे हैं इनवैलिड हेडर, ठीक है। और जब इनवैलिड हेडर है तो सीधी सी बात है, इनवैलिड हेडर में क्या करेगा भाई, रिसीवर उस पैकेट को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, उस पैकेट को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, पैकेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी से फास्ट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। भाई लाइव आपका 1.5 में नहीं होता, बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो को 1.5, 2x, 3x, 4x तक करके देख सकते हो। लाइव तो आपका 1. मतलब जो भी लाइव चल रहा है वही रहेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में थर्ड जो पॉइंट हम बात करते हैं, थर्ड जो फील्ड की बात करते हैं, उस थर्ड फील्ड के रूप में बात करते हैं सर्विस टाइप। किसकी बात करते हैं हम, सर्विस टाइप्स। देखो सर्विस टाइप की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 बिट्स जो फील्ड होती है, 8 बिट्स जो फील्ड है वो किसको बताती है, आपके सर्विस के टाइप बताती है। अब इस सर्विस के टाइप का मतलब होता है यहाँ पे पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। तो आपको सिंपल, आपको एक लाइन में यहाँ पे याद रखना है कि सर्विस टाइप फील्ड के द्वारा, यहाँ पे आपको सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है कि सर्विस टाइप फील्ड के द्वारा, सर्विस टाइप फील्ड के द्वारा, सर्विस टाइप फील्ड के द्वारा पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। पैकेट्स की प्रायोरिटी, पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। यहां मैं कह रहा हूं कि आपके पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पैकेट्स है उस पैकेट की इंपॉर्टेंस क्या है, भाई पैकेट्स की प्रायोरिटी क्या है। भाई राउटर के पास तो आपके बहुत सारे टाइप के पैकेट्स आते हैं, तो आपके राउटर के द्वारा आपके पैकेट्स को कैसे प्रोसेस किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके हाई प्रायोरिटी का पैकेट होता है तो राउटर उसे जल्दी प्रोसेस करता है, भाई नॉर्मल पैकेट होता है तो राउटर उसे उस हिसाब से प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे कई बार हमें क्या होता है, कुछ एक एप्लीकेशन में हमारे जो पैकेट्स होते हैं वो हाई प्रायोरिटी पैकेट्स होते हैं, तो उस वो जो हाई प्रायोरिटी पैकेट्स होते हैं वो आपके यहाँ पे जो सर्विस टाइप है, इस सर्विस टाइप में जो 8 बिट्स होते हैं, इस 8 बिट्स यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं पैकेट्स की प्रायोरिटी। तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि आपके सर्विस टाइप में आपके पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड होती है, ठीक है। तो जल्दी से एक क्विक नोट डाउन कीजिए, पैकेट्स की प्रायोरिटी डिसाइड होती है। अब देखो नेक्स्ट मैं कह रहा हूं, नेक्स्ट जो आपकी फील्ड आती है उसको बोलते हैं टोटल लेंथ। तो नेक्स्ट यहां पे कह रहा हूं टोटल लेंथ। अब जब भी हम टोटल लेंथ की बात करते हैं, देखो पॉइंट्स, हम जब भी हम टोटल लेंथ की बात करते हैं तो टोटल लेंथ का मतलब होता है साइज। देखो टोटल लेंथ का मतलब यहां पे होता है साइज ऑफ, यहां हम बात करते हैं साइज ऑफ, देखो जो आपकी साइज होती है वो साइज किसकी होती है, साइज ऑफ पैकेट। अब पैकेट्स की साइज में क्या आता है, डन ना, आपका आईपी हेडर, आपके आईपी हेडर प्लस पेलोड, आईपी हेडर प्लस पेलोड, दोनों की साइज यहां पे होती है आईपी हेडर प्लस पेलोड। और यहां पे जो फील्ड होती है ये फील्ड आपकी 16 बिट्स की होती है। कितनी बिट्स की होती है, 16 बिट्स की। तो देखो इससे क्या होगा, इस फील्ड से क्या होगा, अगर हमें टोटल लेंथ गिवन है और हमें समय टोटल लेंथ गिवन है, साथ में हमें अगर हेडर लेंथ गिवन है, तो हम यहाँ पे पेलोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं इस क्वेश्चन को, एग्जांपल से आसानी समझ में आएगा। यहाँ पे या मैं कह रहा हूँ भी आपके टोटल लेंथ कैसे गिवन है। देखो जैसे सपोज आपको टोटल लेंथ गिवन है, जैसे आपको टोटल लेंथ दे रखी है यहाँ पे, अब देखो 16 बिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बाइनरी बिट्स मिलेगी टोटल लेंथ। तो बाइनरी बिट्स में टोटल लेंथ जो मिलेगी, जैसे आपके 16 बिट्स की टोटल लेंथ होती है, तो भाई 16 बिट में मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना होता है 2 की पावर 16, इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी
भाई टोटल लेंथ आपकी 6500 देखो 36 हो सकती है लेकिन जीरो से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे क्या होती है 6535 क्योंकि जीरो से रहती है, ठीक है। तो टोटल लेंथ मैक्सिमम लेंथ आपकी 6535 ही हो सकती है, वैसे 2 की पावर 16 मतलब 36 होता है, लेकिन नहीं यहाँ पे 6535 होती है। अब मैं अगर टोटल लेंथ की बात करूँ तो टोटल लेंथ के रूप में आपके बिट्स मिलेंगे, जैसे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज करो इस टाइप से आपके 16 बिट्स में आपको टोटल लेंथ दे रखी है, ये आपको टोटल लेंथ दे रखी है, और साथ में सपोज करो आपको हेडर की लेंथ दे रखी है, जिस साथ में आपको क्या दे रखी है हेडर की लेंथ दे रखी है। अब जिस सपोज करो आपको हेडर की लेंथ दे रखी है यहाँ पे 1100, ये आपको हेडर लेंथ दे रखी थी, और आपसे पूछा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पेलोड कितना है, इसमें आपका पेलोड कितना है, आप क्या निकालना है पेलोड निकालना है। इसका मतलब ओरिजिनल डेटा एक्चुअल डेटा है उसकी साइज निकालनी है, पेलोड की साइज आपसे पूछी गई है। भी सपोज करो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि जहाँ पे टोटल लेंथ आपको कितने किस में दे दिया जाए, बाइनरी बिट्स में दे दी जाए, और आपको हेडर लेंथ दे दी जाए, और साथ में आपसे पूछ ले जाए इसमें जो रियल में जो पेलोड है, इसका मतलब है हेडर को निकालने के बाद जो एक्चुअल जो वैल्यू है पेलोड की वो कितनी है। अब देखो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझो पॉइंट को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है, अब टोटल लेंथ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टोटल लेंथ क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने का बहुत इजी सा प्रोसेस है, बाइनरी डेसिमल करो 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब देखो 128 और 64 कितना हो गया 192, और 32 कितना हो गया 224, और 16 कितना हो गया 240, और उसके बाद 8 कितना हो गया 248, 4 कितना हो गया 252, और 254 और 1 255। देखो यहाँ पे आपका कितना हो गया 255 था ना 255। देखो बात करो 255, ये 255 यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 255 बाइट्स आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 255 के आपका बाइट्स है, ठीक है। अब देखो ये 255 जो बाइट्स है टोटल लेंथ है, अब इस टोटल लेंथ में आपकी हेडर लेंथ इंक्लूड है, 255 मतलब 255 बाइट टोटल लेंथ है, और इसमें क्या है हेडर लेंथ इंक्लूड है। अब यहाँ पे जब हेडर लेंथ इंक्लूड है तो इसका मतलब क्या है भाई, अब हेडर की साइज आपको हेडर लेंथ आपको दे रखी है अलग से, तो क्या करोगे आप भाई हेडर लेंथ इसमें माइनस कर देना, पेलोड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपकी टोटल लेंथ आपको दे रखी है और यहाँ पे हेडर लेंथ आपको दे रखी है। अब देखो हेडर लेंथ आपको बाइनरी बिट्स में दे रखी है, अब इसका एक्चुअल हेडर कैसे निकालोगे भाई, बाइनरी बिट्स में है तो 1 2 4 और 8 और 4 कितना 12। देखो 12 मल्टीप्लाई कितना करोगे 4 करोगे, तो 12 मल्टीप्लाई किससे करो 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 48 बाइट, ये भी क्या है 48 बाइट्स। अब यहाँ पे क्या है कि आपके टोटल जो लेंथ है वो तो आपके 255 बाइट है, और हेडर की लेंथ कितना है 48 बाइट्स है 48 बाइट्स है, तो यहाँ पे पेलोड निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी अब मैं पेलोड की बात करूंगा तो पेलोड कैसे निकालोगे 255 माइनस 48 कितने हो जाएंगे, जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करके बताओ कितने हो जाएंगे 207 बाइट्स 207 बाइट्स। तो देखो ध्यान रखना यहाँ पे आपके 207 बाइट्स आपकी क्या आ गई, आपकी पेलोड की लेंथ आ गई। इसका मतलब क्या है कि आपकी किसकी साइज आ गई, यहाँ पे 207 आपकी किसकी आ गई, आपके एक्चुअल डेटा की साइज। ये क्या आपका एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा की साइज है, ठीक है। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको सिंपल सा करना क्या है कि टोटल लेंथ जो होती है, टोटल लेंथ में आपके दोनों पार्ट इंक्लूड होते हैं, हेडर लेंथ और साथ में बात करते हैं पेलोड की। तो जब हेडर लेंथ और पेलोड दोनों इंक्लूड होते हैं तो टोटल लेंथ दे रखी है आपको और हेडर लेंथ दे रखी है, तो आप पेलोड आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से एग्जाम ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो ये जो आपकी फील्ड होती है इसको बोलते हैं टोटल लेंथ। जल्दी से फास्ट वर्क क्विक नोट डाउन कीजिए, टोटल लेंथ के बारे में नोट डाउन कीजिए जल्दी फास्ट।
ओके, तो यहाँ पे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जब भी आपको टोटल लेंथ यहाँ पे इस टाइप से गिवन है तो उसे आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो जब भी आपसे, देखो आपने जो क्वेश्चन मेरे को दिया है भी टोटल लेंथ आप इस टाइप से, तो इतना लेंथ आपसे टोटल लेंथ देगा नहीं, ठीक है। आपको टोटल लेंथ अगर देगा तो आपको इजी क्वेश्चन देगा, ठीक है। इसकी भी आपने जो क्वेश्चन दिया कैलकुलेट हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है, कैलकुलेट हो जाती है, बट इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं देगा आपसे, इजी क्वेश्चन देगा। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अगर फील्ड की बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके 5 नंबर पे हम बात करते हैं यहाँ पे भी आप, तो एक तो क्या होता है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब हम बात करते हैं तो क्या होता है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो एक तो आपका होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर जब बात करते हैं तो कितने बिट्स का होता है, 16 बिट्स का होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है आपका होता है डीएफ, ना डीएफ की बात करें तो हम कहते हैं डेटा फ्रेगमेंट, बात करते हैं डेटा फ्रेगमेंट, ठीक है, डेटा फ्रेगमेंटेशन। और डेटा फ्रेगमेंटेशन का मतलब कितना होता है, 1 बिट का होता है, ठीक है। तो डीएफ की वैल्यू आपकी 2 ही हो सकती है, या तो डीएफ की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, या डीएफ की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी, ठीक है। डेटा फ्रेगमेंट डीएफ। अच्छा, उसके बाद होता है आपका एमएफ, यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है आपका एमएफ, एम बोलते हैं मोर फ्रेगमेंट, या बोलते हैं मोर फ्रेगमेंट, बोलते हैं मोर फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंटेशन। अच्छा देखो ये भी कितना होता है 1 बिट्स का होता है, ये भी कितना होता है 1 बिट्स का। इसका वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, या 1 होगी। भाई 1 बिट्स का है, या तो 0 होगी या फिर क्या होगी 1 होगी। अच्छा, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे नेक्स्ट होता है आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट, यहाँ पे क्या होता है फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्रेगमेंट ऑफसेट। देखो जब भी मैं फ्रेगमेंट ऑफसेट की बात करता हूं तो फ्रेगमेंट ऑफसेट कितना होता है आपका, कितना होता है 13 बिट्स, कितना होता है 13 बिट्स। तो यहाँ पे ये जो आपकी फील्ड्स की बात कर रहा हूँ, देखो ये जो सारी मैं फील्ड्स की बात कर रहा हूँ, ये सारी फील्ड्स का आपका काम क्या होता है, इन सारी फील्ड्स का काम होता है फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे एक बार पॉइंट समझो कि फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन होता क्या है, उस बेसिक कंसेप्ट समझो कि होता क्या है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये जो सारी फील्ड्स हैं, ये ऊपर की जितनी भी आपने फील्ड्स लिखी है, ये आपके फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन काम आती है। किस काम आती है, फ्रेगमेंटेशन और साथ में मैं कह रहा हूं यहाँ पे डिफ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन करने का काम आती है। अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं और साथ में डिफ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना, और डिफ्रेगमेंटेशन होता है वापस से जोड़ना। जो डेटा पैकेट्स को टुकड़ों में तोड़ना, डेटा पैकेट्स को वापस से जोड़ना, ये कहानी होती है आपकी फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन की। अब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन करने का रीजन क्या है, उस कंसेप्ट को समझो। देखो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में एक नेटवर्क है, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को हम भेजने की बात कर रहे हैं कि हमारे पास में एक नेटवर्क है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर जो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इस नेटवर्क के अंदर जो राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क की जो कैपेसिटी है, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो राउटर लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं कह रहा हूं ये राउटर लगे हुए हैं। अब इस राउटर के पास कोई डेटा पैकेट आता है, यहाँ पे कह रहा हूं कि आपके इस राउटर के पास कोई डेटा पैकेट आता है, ठीक है। अब जब राउटर के पास डेटा पैकेट आता है तो उस टाइम पे मैं कह रहा हूं कि डेटा पैकेट की जो साइज है ना, वो यहाँ पे डेटा पैकेट की साइज कितनी है आपके 1500 बाइट्स है। आपका डेटा पैकेट आता है कितना, 1500 बाइट्स का। और यहाँ पे आपकी जो ये पर्टिकुलर नेटवर्क है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क की जो मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट है, ध्यान, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, इसका मतलब मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर करने की यहाँ पे जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी यहाँ पे 500 बाइट। वो कैपेसिटी कितनी है, 500 बाइट। अब देखो, अब यहाँ मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ पे जो नेटवर्क है, भाई ये जो नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क में डेटा को जो ले जाने की, यहाँ पे जो नेटवर्क डेटा ले जाने की जो कैपेसिटी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर राउटर, जैसे सपोज करो कि मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे राउटर मैं कह रहा हूँ ये R1 राउटर है, यहाँ पे एक R1 राउटर लगा हुआ है, ठीक है। R1 राउटर से R2 राउटर के बीच, R1 राउटर से R2 राउटर के बीच डेटा ले जाने की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी यहाँ पे 500 बाइट की है, कि सिर्फ 500 बाइट डेटा ही ये नेटवर्क ले जा सकता है। अब क्या करें, यहाँ पे R1 राउटर से R2 राउटर के बीच सिर्फ 500 बाइट डेटा ट्रांसफर हो सकता है, ये इसकी मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट है। तो अब हमारे पास में डेटा पैकेट तो 1500 बाइट का रिसीव हुआ है, तो फिर क्या करें, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डेटा पैकेट्स है ना, उसे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा।
इसका मतलब है कि यहाँ पे इस नेटवर्क के द्वारा तो सिर्फ 500 बाइट ले जाया जाएगा, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो पर्टिकुलर डेटा पैकेट्स क्यों है, यहाँ पे डेटा पैकेट्स 1500 बाइट का रिसीव है, उस डेटा पैकेट्स को हम क्या करेंगे 500 बाइट्स में तोड़ेंगे। क्या करेंगे 500 बाइट्स में तोड़ेंगे, 500 बाइट्स। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या करेंगे वापस से 500 बाइट्स, और फिर नेक्स्ट क्या करेंगे वापस से 500 बाइट्स। इसका मतलब है कि इसे 500 बाइट्स में तोड़ के और इसे ट्रांसमिट करेंगे इस नेटवर्क में। इसी कंसेप्ट बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब इस डेटा पैकेट्स को 500 बाइट्स में तोड़ा जाता है तो यहाँ पे नेक्स्ट R2 राउटर को पता कैसे लगेगा कि जो डेटा पैकेट्स हैं ये आपका ओरिजिनल डेटा पैकेट्स या फ्रेगमेंट्स में टूट के आया। तो इसी कंसेप्ट के लिए आपके पास में यहाँ पे जो इंप्लीमेंटेशन होता है, देखो यहाँ पे इसी कंसेप्ट के लिए जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो आपके DF और MF इंप्लीमेंटेशन होता है। अब देखो DF और MF यहाँ पे मैंने बताया आपको, देखो ध्यान रखना DF और MF यहाँ बताया। अब जिसमें कह रहा हूँ DF, देखो DF की वैल्यू जब 0 होती है, DF की वैल्यू जब 0 होती है तो इसका मतलब होता है IM, यहाँ पे कह रहा है IM फ्रेगमेंट। जब DF की वैल्यू 0 होती है तो मुझे बोलता है कि मैं फ्रेगमेंट हूं। इसका मतलब है कि मैं फ्रेगमेंट हूं, मैं डेटा पैकेट नहीं हूं, मतलब मैं टुकड़ों में टूट के आया हूं। और जब DF की वैल्यू 1 होती है तो ये बोलता है I am नॉट फ्रेगमेंट, I am नॉट फ्रेगमेंट। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब होता है ओरिजिनल पैकेट। और इसी टाइप जब MF की वैल्यू बात करते हैं तो MF की वैल्यू का 1 का मतलब होता है कि मैं लास्ट फ्रेगमेंट नहीं हूं, मोर फ्रेगमेंट मतलब मैं लास्ट फ्रेगमेंट नहीं हूं। और जब MF की वैल्यू 0 होती है तो MF की वैल्यू 0 आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं लास्ट फ्रेगमेंट हूं, MF को 0 आइडेंटिफाई करेंगे मैं लास्ट फ्रेगमेंट हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे जो पैकेट्स था, इस पैकेट्स को हमने 3 टुकड़ों में तोड़ा है। अब इन 3 टुकड़ों में तोड़ने के बाद इन तीनों की आईडी हम सेम रखने वाले हैं। इन तीनों की सपोज करो यहाँ पे मैंने आईडी दी, कोई भी जिसमें आईडी दी, जिसमें सपोज करो इसकी आईडी वैल्यू दी 151, तो यहाँ पे तीनों की आईडी की वैल्यू आपको सेम देनी पड़ेगी। तीनों की आईडी वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, आपको सेम देनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, तीनों को आईडी दिया और तीनों की आईडी वैल्यू मैंने सेम रखी। क्यों रखी सेम, क्योंकि जब ये डेस्टिनेशन राउटर, भाई यहाँ पे इस R1 राउटर द्वारा फ्रेगमेंटेशन किया गया है तो R2 राउटर डीफ्रेगमेंटेशन करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन करने का मतलब है टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाद में क्या होगा, R2 राउटर क्या करेगा, डीफ्रेगमेंटेशन करेगा। क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन करेगा। ध्यान ना, R1 राउटर जब फ्रेगमेंटेशन करता है तो R2 राउटर यहाँ पे डीफ्रेगमेंटेशन करेगा। इसका मतलब वापस से उनको जोड़ेगा। भाई यहाँ पे टुकड़ों में इसलिए तोड़ा गया है कि इस नेटवर्क की कैपेसिटी नहीं है डेटा ले जाने की। अब जब नेटवर्क की कैपेसिटी मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट जब नहीं है तो इसलिए यहाँ पे तोड़ा गया है और यहाँ पे दोबारा R2 राउटर के द्वारा वापस से जोड़ा जाएगा। R2 राउटर जोड़ेगा कैसे, तो देखो यहाँ पे आईडी की वैल्यू सेम होती है और यहाँ पे DF की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे DF की वैल्यू क्या होगी 0, DF की वैल्यू क्या होगी 0 और DF वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। अच्छा, उसके बाद MF वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे MF वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1, इसकी MF वैल्यू क्या होगी, इसकी MF वैल्यू 1 और इसकी MF वैल्यू क्या होगी, इसकी MF वैल्यू क्या होगी 0। तो ध्यान ना, जो आपके लास्ट जो फ्रेगमेंट होता है उस लास्ट फ्रेगमेंट की MF वैल्यू होती है 0, मोर फ्रेगमेंट। इसका मतलब 0 यहाँ पे क्या है, मोर फ्रेगमेंट नहीं, आगे कोई फ्रेगमेंट नहीं है, मैं लास्ट फ्रेगमेंट। अब ये जो फ्रेगमेंट आपके 3 फ्रेगमेंट जब R2 राउटर पास पहुंचते हैं तो R2 राउटर क्या करेगा, सबसे पहले तो इनकी तीनों की आईडी चेक करेगा। जो सेम आईडी के फ्रेगमेंट्स होते हैं उन सबको कंबाइन कर देगा। पहली बात, सेम आईडी के फ्रेगमेंट्स को कंबाइन कर देगा फर्स्ट। दूसरा क्या करेगा, दूसरा यहाँ पे MF की वैल्यू चेक करेगा। MF मोर फ्रेगमेंट, जब तक MF की वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हो जाती तब तक ये MF की वैल्यू चेक करेगा। जिसमें MF की वैल्यू 0 होती है उसमें समझ जाएगा हाँ ये लास्ट फ्रेगमेंट है। तो यहाँ पे MF वैल्यू क्या, MF वैल्यू क्या आइडेंटिफाई कर रही है, देखो 1 का मतलब होता है I am नॉट लास्ट फ्रेगमेंट। तो MF की वैल्यू 1 का होता है मैं लास्ट फ्रेगमेंट नहीं हूं, और MF वैल्यू 0 मतलब क्या होता है, MF वैल्यू 0 होता है I am लास्ट फ्रेगमेंट, I am लास्ट फ्रेगमेंट। तो ध्यान ना, यहाँ पे नेटवर्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेटा पैकेट्स को टुकड़ों में तोड़ना आपके क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन होता है। और फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन के लिए यहाँ पे ये जो मैंने ऑपरेशन बताया ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो R1 राउटर फ्रेगमेंटेशन कर रहा है, डेटा पैकेट्स को टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, और R2 राउटर वापस से डीफ्रेगमेंटेशन कर रहा है, डेटा पैकेट को वापस से
जोड़ रहे हैं। तो R1 राउटर क्या कर रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, राउटर आपस से जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नेटवर्क था, इस नेटवर्क की डेटा ले जाने की कैपेसिटी सिर्फ 500 बाइट मैक्सिमम थी, और डेटा पैकेट हमारे पास में 1500 बाइट का रेशियो आता। तो हमने क्या किया, उसे टुकड़ों में तोड़ के हमें आगे ट्रांसफर किया। और यहाँ पे टुकड़ों में तोड़ के आगे ट्रांसमिट करने के लिए आपके पास में ये जो पर्टिकुलर, देखो आपके पास में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास में ये जो पर्टिकुलर जो भी आपके पास में यहाँ पे हेडर के अंदर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीएफ, एमएफ, फ्रेगमेंट ऑफसेट, जो ये पूरी जो फील्ड होती है, ये पूरी की पूरी फील्ड आपके फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन के लिए ही यूज की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन। तो इसी कंसेप्ट हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो जल्दी से फास्ट ड्रॉ कीजिए फ्रेगमेंटेशन डिफ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो यहाँ पे भाई आपके फ्रेगमेंटेशन में आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है भाई, जब भी हम फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं तो फ्रेगमेंट्स में तोड़ने के बाद प्रत्येक फ्रेगमेंटेशन को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो प्रत्येक फ्रेगमेंटेशन को आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की बात आती है, तो भाई जो भी आपके सिमिलर जो आपके पैकेट्स होते हैं, और पैकेट में जो सिमिलर जो आपके फ्रेगमेंट्स होते हैं, सिमिलर पैकेट्स, सिमिलर फ्रेगमेंट्स का सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डीएफ मतलब डेटा फ्रेगमेंट्स, तो डीएफ की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि आई एम फ्रेगमेंट्स, मैं फ्रेगमेंट्स हूँ, और 1 होने का मतलब आई एम नॉट फ्रेगमेंट। भाई जैसे सपोज करो आपको फ्रेगमेंट्स में तोड़ के नहीं भेजना, जब तोड़ के नहीं भेजोगे तो यहाँ पे डीएफ वैल्यू 1 लिख के भेजोगे। और एमएफ की वैल्यू 0 होने का मतलब है क्या, आई एम लास्ट फ्रेगमेंट, 1 होने का मतलब आई एम नॉट लास्ट फ्रेगमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेगमेंट्स ऑफसेट, ऑफसेट द्वारा क्या होता है कि यहाँ पे जब फ्रेगमेंट्स वैल्यू होते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, मतलब फ्रेगमेंट्स ऑफसेट्स का मतलब यहाँ पे होता है कि भी जो फ्रेगमेंटेशन होता है उसमें मल्टीप्लाई 8 से करके उसकी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो और भी एक कंसेप्ट होता है बस, लेकिन बेसिक आपको चीजें पता होनी चाहिए। ड्रॉ हो गया, ये ड्रॉ कीजिए। एक अच्छा कंसेप्ट है, अगर डेप्थ लेवल तक का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक अच्छा कंसेप्ट है, डेप्थ लेवल क्वेश्चन बनता है इस टाइप से, आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आपके डेप्थ लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आप बेसिक पॉइंट आप लिख सकते हो, अगर बेसिक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब नेटवर्क की कैपेसिटी, भाई जो भी आपका नेटवर्क हो, जब नेटवर्क की कैपेसिटी पैकेट्स मतलब कंप्लीट पैकेट्स को ले जाने की नहीं होती है, जब नेटवर्क की कैपेसिटी कंप्लीट पैकेट्स को ले जाने की नहीं होती है, तो उस डेटा पैकेट्स को राउटर के द्वारा फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है। तो उस डेटा पैकेट्स को राउटर के द्वारा फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है, और नेक्स्ट राउटर सभी फ्रेगमेंट्स को वापस से डेटा पैकेट्स में जोड़ते हैं। तो जानना यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन दोनों कौन करता है, राउटर करता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन दोनों कौन करता है, राउटर करता है। ओके डन। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट, नेक्स्ट हमारी फील्ड आती है जिसको हम बोलते हैं टाइम टू लीव। तो देखो नेक्स्ट हमारी जो फील्ड आती है उसको बोलते हैं यहाँ पे हम टाइम टू लीव, टीटीएल। ना टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लीव। तो यहाँ पे आपका बहुत आसान सा कंसेप्ट है, टाइम टू लीव की अगर बात करें तो एक बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है टाइम टू लीव की। जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम टू लीव जो फील्ड होती है वो 8 बिट्स की होती है। कितने बिट्स की होती है, 8 बिट्स की होती है। आपके 8 बिट्स की एक फील्ड होती है टाइम टू लीव। अब देखो टाइम टू लीव फील्ड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझो। देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं भी जब भी हम किसी नेटवर्क की बात करते हैं, भाई हमारे पास सपोज करो कोई नेटवर्क है, ठीक है, अब हम एक नेटवर्क की बात करते हैं, वो नेटवर्क में यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके बहुत सारे राउटर कनेक्टेड है। यहाँ पे कह रहे हैं आपके राउटर इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, आपके बहुत सारे राउटर क्या है, ऐसे आपके इंटरकनेक्टेड है, ये आपके राउटर क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब सपोज करो कि हमें एक डेस्टिनेशन पे जाना है, भाई सपोज करो हमें एक डेस्टिनेशन पे जाना है, ये आपका एक डेस्टिनेशन है,
ठीक है, इस डेस्टिनेशन पे जाना है और इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हमें पता है कि ये सारे के सारे राउटर से होकर हम गुजरते हैं, डेस्टिनेशन जाना है। अब देखो यहाँ पे एक डेटा पैकेट जब किसी राउटर को प्राप्त होता है तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जब ये डेस्टिनेशन पर हमें जाना है, बाई चांस सपोज कि डेस्टिनेशन का लिंक कट हो गया, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डेस्टिनेशन का लिंक कट हो गया, इसका मतलब है कि अब इस डेस्टिनेशन के पास पहुंचने का हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है, लिंक कट हो गया। तो अब होगा क्या भाई, यहाँ पे कोई भी डेटा पैकेट आया, मैं कह रहा हूँ डेटा पैकेट आया राउटर के पास। अब कई बार क्या होता है जब डेटा पैकेट राउटर के पास आता है तो यहाँ पे राउटर डेटा पैकेट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको अगले रूट पे भेज देता है, अगले राउटर के पास भेज देता है, फिर दूसरे राउटर के पास प्रोसेस किया जाता है और इस टाइप से आपके नेक्स्ट राउटर के पास भेज देता है। अब देखो जब ये राउटर के पास डेटा पैकेट जा रहा होता है तो सपोज करो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर राउटर है, इस राउटर के पास जब डेटा पैकेट्स पहुंचा तो सपोज करो इस राउटर को इस लिंक कट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और इसने अपनी टेबल्स में ये अपडेट नहीं किया है और नेक्स्ट राउटर ने इसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। इसका मतलब है कि इसके नेबर राउटर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जब राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे जब यहाँ पे समझेंगे कि आपके क्या होते हैं, नेबर राउटर कई बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के केस में क्या होगा कि नेक्स्ट राउटर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी और यहाँ पे आपका डेटा पैकेट्स क्या होगा, लूप में फंस गया। इस टाइप से यहाँ पे आपके क्या होगा, डेटा पैकेट्स आपके लूप में घूम लग गया। अब ये क्या बन गया, ये आपका लूप बन गया। अब कहानी आती है कि जब डेटा पैकेट्स आपके लूप में फंस जाता है, भाई यहाँ पे क्या होगा, ये राउटर कहेगा मुझे पता है आगे कैसे जाना है, तो ये राउटर इसको भेज देगा, ये राउटर कहेगा, इसके बाद ये जो राउटर है ना ये कहेगा कि मुझे पता है आगे कैसे जाना है, तो ये राउटर इसके पास भेज देगा, ये राउटर वापस इसको भेज देगा, ये वापस इसको भेज देगा। इस टाइप से आपका डेटा पैकेट क्या होगा, लूप में फंस जाएगा और आपके डेटा पैकेट्स आपके हमेशा और हमेशा किस में, आपके इस लूप में घूमता रहेगा। अब यहाँ पे कहानी है कि क्या डेटा पैकेट्स नेटवर्क में हमेशा के लिए लूप में घूमता रहेगा। भाई हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि डेटा पैकेट जब लूप में फंसे तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, हम उसका पता लगा पाए। तो डेटा पैकेट्स को लूप में फंसने से या फिर मैं कहता हूं डेटा पैकेट्स को लूप में होने से आपकी बचाने के लिए यहाँ पे आपकी फील्ड होती है टाइम टू लीव। अब देखो टीटीएल के अंदर यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि टीटीएल आपकी 8 बिट्स की होती है। तो टीटीएल के अंदर स्टार्टिंग क्या होता है कि सारे के सारे 8 बिट्स, मैं कह रहा हूँ टीटीएल के अंदर स्टार्टिंग क्या होता है कि सारे के सारे 8 बिट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे 8 बिट 1 होते हैं। इसका मतलब क्या होता है स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 255 होती है। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही पैकेट आपके किसी राउटर के पास जाता है तो राउटर के द्वारा टीटीएल की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर जाता है। अब यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पे डेटा पैकेट राउटर के पास गया तो टीटीएल वैल्यू क्या होगा, 1 से आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 254। इसी टाइप से आपकी नेक्स्ट राउटर क्या करेगा, 253, फिर नेक्स्ट राउटर क्या करेगा, 252। और अगर आपका डेटा पैकेट लूप में फंस जाएगा तो एक पॉइंट के बाद आपकी टीटीएल वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पॉइंट के बाद टीटीएल वैल्यू क्या बन जाएगा, आपकी 0 बन जाएगी। और जब आपके टीटीएल वैल्यू 0 बन जाती है तो उस केस का मतलब है कि यहाँ पे नेक्स्ट राउटर के द्वारा टीटीएल वैल्यू चेक की जाएगी। टीटीएल वैल्यू 0 होने के केस में राउटर क्या करेगा, समझ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पैकेट है ये पैकेट आपके लूप में फंसा हुआ है और लूप में फंसने की वजह से यहाँ पे टीटीएल वैल्यू उसकी 0 हो चुकी है और वो क्या करेगा, उस डेटा पैकेट को ड्रॉप कर देगा। क्या कर देगा, डेटा पैकेट्स को ड्रॉप कर देगा। तो जानना यहाँ पे जो टीटीएल फील्ड है वो टीटीएल फील्ड क्या काम करती है कि डेटा पैकेट्स को आपके नेटवर्क में लूप में होने से बचाती है और लूप में होने से बचाने के लिए जो मैकेनिज्म यूज करती है उस मैकेनिज्म के रूप में स्टार्टिंग में 8 के 8 बिट्स आपके 1 होते हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग में वैल्यू 255 होती है। जब भी डेटा पैकेट्स किसी राउटर के पास जाता है तो राउटर के द्वारा उस डेटा पैकेट्स की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर जाता है, हर बार 1 से डिक्रीमेंट करेगा राउटर। तो एक अगर आपका डेटा पैकेट्स लूप में फंसता है तो आपका एक पॉइंट के बाद टीटीएल वैल्यू 0 हो जाती है और जब टीटीएल वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपके नेक्स्ट अपकमिंग राउटर उस टीटीएल वैल्यू 0 के बेस पे उस डेटा पैकेट्स को ड्रॉप कर देगा और वो समझ जाएगा कि यहाँ पे जो डेटा पैकेट्स है लूप में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे लूप में फंसने से बचाने के लिए आप मैं कह रहा हूँ कि लूप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके क्या होता है, टीटीएल फील्ड को यूज किया जाता है। जल्दी से फास्ट ड्रॉ कीजिए, नोट डाउन कीजिए। टीटीएल फील्ड के द्वारा डेटा पैकेट्स को
लूप में होने से, डेटा पैकेट को लूप में होने से बचाया जाता है, होने से बचाया जाता है। ठीक है, डेटा पैकेट्स को लूप में होने से बचाया जाता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपका जो भी डेटा पैकेट्स है उस डेटा पैकेट को लूप में होने से बचाया जाता है। किसके द्वारा? टीटीएल फील्ड के द्वारा। क्या होता है? टाइम टू लीव होती है ना, टाइम टू लीव। अब देखो नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं। देखो जब नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रोटोकॉल फील्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? प्रोटोकॉल फील्ड। किसकी बात करते हैं? प्रोटोकॉल फील्ड की बात करते हैं। तो प्रोटोकॉल फील्ड्स के रूप में हम बात करते हैं। यहाँ पे आपके प्रोटोकॉल फील्ड्स कितनी होती है? 8 बिट्स की होती है। कितनी होती है? 8 बिट्स। अब देखो ये आपके, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि प्रोटोकॉल के द्वारा जो आपकी प्रोटोकॉल फील्ड होती है वो आपके प्रोटोकॉल के द्वारा, भाई यहाँ पे जो भी आपका प्रोटोकॉल, इसका मतलब कि एप्लीकेशन लेयर की सर्विस को आइडेंटिफाई करता है। तो ये फील्ड क्या करती है? ये फील्ड क्या करती है? एप्लीकेशन लेयर की सर्विस को आइडेंटिफाई करती है। एप्लीकेशन लेयर की सर्विस को आइडेंटिफाई करती है। सर्विस को आइडेंटिफाइड, ना एप्लीकेशन लेयर की सर्विस को आइडेंटिफाइड करती है। इसका मतलब है कि भाई आपके पास एप्लीकेशन लेयर की तो बहुत सारी सर्विस होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा भी एप्लीकेशन लेयर में बात करते हैं, भी एप्लीकेशन लेयर की सर्विस की बात करते हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर की सर्विस होगी, जैसे आपकी वेब सर्विस होगी। क्या होगी? वेब सर्विस। तो देखो यहाँ पे वेब सर्विस के रूप में जो प्रोटोकॉल्स काम आता है वो कौन सा काम आता है? भाई आपके पता है जब आप वेब की सर्विस की बात करते हो तो आपका HTTP और HTTPS, HTTP और HTTPS। अच्छा इसी टाइप जैसे आपकी मेल सर्विस होगी, या हम बात करें जैसे आपकी मेल सर्विस होगी, मेल सर्विस। और मेल सर्विस के रूप में आप जो प्रोटोकॉल काम आता है कौन सा आता है? आपका SMTP। अब इसी टाइप जैसे आपके भाई फाइल ट्रांसफर सर्विस होगी, फाइल ट्रांसफर सर्विस होगी। और फाइल ट्रांसफर सर्विस के लिए आपका कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है? यहाँ पे अब कौन सा आता है? FTP। तो यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल है जैसे आपका जैसे HTTP हो गया, HTTPS हो गया, SMTP हो गया, FTP हो गया, इन प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे रखा जाता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जो प्रोटोकॉल फील्ड्स है, प्रोटोकॉल फील्ड्स आपको ये बताते हैं कि जो पर्टिकुलर डेटा पैकेट्स है, इस डेटा पैकेट्स में एप्लीकेशन लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर की कौन सी सर्विस इसके अंदर इनबिल्ट की गई है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर की सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर की सर्विस के अकॉर्डिंग आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस भी डिसाइड होती है। जैसे आपके जैसे HTTPS ये सारे के सारे आपके TCP पे काम करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जस्ट हम इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट लेयर स्टडी करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे आप TCP क्या होता है। ठीक है, तो वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन लेयर की सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रोटोकॉल फील्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो आपकी 8 बिट्स के लिए क्या होते हैं? प्रोटोकॉल फील्ड्स होती हैं। तो जल्दी से फास्ट एक बार ड्रॉ कीजिए प्रोटोकॉल फील्ड्स के बारे में। देखो नेक्स्ट अगर फील्ड्स की बात करें तो नेक्स्ट फील्ड हमारे पास कौन सी होती है? हेडर चेकसम। नेक्स्ट कौन सी होती है? हेडर चेकसम। हेडर चेकसम। देखो धन्यवाद, जब भी मैं चेकसम की चर्चा करता हूं भाई हमें पता है कि चेकसम, तो चेकसम किसके लिए होता है? चेकसम हमारे किसके लिए होता है? एरर डिटेक्शन टेक्निक्स है। एक एरर डिटेक्शन टेक्निक्स होती है, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स होती है। अब देखो यहाँ पे जो हेडर चेकसम है, वो हेडर चेकसम जो फील्ड होती है वो आपकी 16 बिट्स की होती है। कितने बिट्स की होती है? 16 बिट्स की होती है। और ये जो 16 बिट्स की फील्ड होती है, ये 16 बिट्स फील्ड्स आपके हेडर में मौजूद एरर को पता लगाने काम आती है। अगर आपके हेडर में हेडर के अंदर कोई एरर है तो हेडर के एरर को पता लगाने के लिए यहाँ पे आपके 16 बिट्स की चेकसम, हेडर चेकसम फील्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो हेडर चेकसम ये सिर्फ हेडर के एरर को पता लगाती है। भाई जब हेडर की बात करते हैं तो आपके हेडर को हर एक राउटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। और सपोज करो हेडर में कोई एरर आ गई, अब जब हेडर में कोई एरर आ जाती है तो राउटर के द्वारा जब हेडर को प्रोसेस किया जाएगा तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर देगा। तो यहाँ पे हेडर के एरर को पता लगाने के लिए आपकी हेडर चेकसम फील्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हेडर चेकसम, अब ध्यान रखना यहाँ पे आपके हेडर चेकसम आपके हर एक राउटर के द्वारा दोबारा से कैलकुलेट करके यहाँ पे उसको अप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे TTL फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहती है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी यहाँ पे फील्ड होती है जो आपकी चेंज नहीं हो सकती, आईपी हेडर में ऐसी कौन सी फील्ड जो आपकी चेंज नहीं हो सकती, ऐसी कौन सी फील्ड होती है जो आपकी चेंज होती है राउटर के द्वारा, राउटर खुद चेंज कर सकता है। तो ये सारी चीज हम क्वेश्चन के द्वारा कवर करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि हेडर चेकसम में कि राउटर यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक राउटर के द्वारा चेकसम वैल्यू से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये जो हेडर है इसमें कोई एरर है या नहीं है। और अगर हेडर में एरर होती है तो डेफिनेटली राउटर क्या करेगा, उस हेडर को रिजेक्ट कर देगा, ड्रॉप कर देगा। क्योंकि अगर जबरदस्ती हम रॉन्ग हेडर को अगर प्रोसेस करते रहेंगे तो वो एक टाइप से नेटवर्क में बर्डन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हेडर की चेकसम कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि डेटा को जो आपकी एरर डिटेक्शन टेक्निक है ऑलरेडी पहले से ट्रांसपोर्ट लेयर से आपको मिलती है, तो सिर्फ हेडर का चेकसम कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट फील्ड थी हेडर चेकसम। अगर उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो भी नेक्स्ट आपके क्या होते हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं तो सोर्स आईपी। तो ये तो आपको पता ही है, ये तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ये आपको पहले से ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। भाई सोर्स आईपी का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी अगर IPv4 की बात करता हूँ तो 32 बिट्स के रूप में आपका सोर्स आईपी होता है। इसका मतलब होता है कि ये भेजने वाले का, भाई ये सेंडर का आईपी एड्रेस होता है। किसका होता है, सेंडर का आईपी एड्रेस। सेंडर का आईपी एड्रेस मतलब सेंडर का पता। भाई आईपी एड्रेस के बेस पे हम डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो सेंडर कौन है, भेजने वाला कौन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, आपका सोर्स आईपी होता है। और नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है आपका डेस्टिनेशन आईपी। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कौन क्या आता है आपका डेस्टिनेशन आईपी। अब देखो डेस्टिनेशन आईपी की जब बात करते हैं तो डेस्टिनेशन नाम से पता लग रहा है, डेस्टिनेशन आईपी किसको होता है, कितने बिट्स का होता है, IPv4 कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। और जब यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी बात करता हूँ तो हम कहते हैं रिसीवर, क्या कहते हैं, रिसीवर का आईपी एड्रेस। इसका मतलब होता है रिसीवर का पता। भाई रिसीवर आपको किसके पास भेजना है, तो हमारे पास में जब भी हम आईपी एड्रेस चर्चा करते हैं, भाई जब भी हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो आईपी एड्रेस का हमें पता है, भाई सेंडर आईपी एड्रेस और रिसीवर आईपी एड्रेस। इसका मतलब क्या है, भाई सेंडर मतलब भेजने वाला कौन है, सोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस किसके पास भेजना है, तो यहाँ पे हम आईपी एड्रेस यूज करते हैं और आईपी एड्रेस के बेस पे हमें पता है कि डिवाइस को इंटरनेट की दुनिया में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एड्रेस के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप से हमारे ये सारी फील्ड्स के रूप में हमने सारी फील्ड्स के बारे में चर्चा की। उसके बाद ऑप्शनल और पैडिंग बाइट्स के रूप में जो कुछ एक फील्ड्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। जैसे आपके एक प्रोटोकॉल होता है ICMP, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो वो जो प्रोटोकॉल है वो आपके एरर करेक्शन डिटेक्शन, मतलब एरर नेटवर्क में जब भी आईपी की बात करते हो तो आईपी को एक कनेक्शन लेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। इसके एरर की जो जिम्मेदारी होती है वो ICMP पे होती है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे हेडर की जितनी भी आपकी फील्ड्स है वो सारी फील्ड्स आपकी कवर होती है। तो आज की क्लास में हमने हेडर की सारी फील्ड्स के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल चर्चा की। तो यहाँ पे क्या है, ये तो क्या आपका, देखो ये तो आपका क्या है, ये आपका आईपी हेडर है और आईपी हेडर में इतनी सारी फील्ड्स हैं और इतनी सारी फील्ड्स के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने चर्चा की। और ये जो सारी फील्ड्स है, सारी की सारी फील्ड्स आपकी कंपलसरी फील्ड्स होती है, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इन सारे कंसेप्ट में कवर करवाए हैं। अब आपको क्या करना है, इनके बेस पे जितने भी आप क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, आपको कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, IPv4 और IPv6 हेडर को कंपेयर करेंगे। तो IPv6 हेडर के बारे में एक बार चर्चा करेंगे और उसके बाद दोनों हेडर को हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो वो भी एक बहुत शानदार क्लास रहेगी, बहुत शानदार कंसेप्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कुछ एक फील्ड्स आपके एक्स्ट्रा ऐड की गई है IPv6 में और कुछ फील्ड आपके सिमिलर फील्ड्स है बट वहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया, वहाँ पे दूसरे नाम से उनको कॉल किया जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार इन पे क्वेश्चन बनता है कि आपके IPv4 में और IPv6 में आपके जैसे आपके ट्रैफिक क्लास होती है, भाई ट्रैफिक क्लास आपके IPv4 में किसके सिमिलर होती है, ठीक है। वहाँ पे होप काउंट होता है तो किसके सिमिलर होता है। तो कुछ एक यहाँ पे ये कंसेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सारे कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा वो भी। तो आई होप आपको ये सारा हेडर बहुत अच्छे से पूरे सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो ये जो पॉइंट आपके सारे पॉइंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, टेक केयर, बाय, मिलते हैं ना।